हेलो गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 MCQs, वो भी हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर के, जो हमने हाल ही में ही ख़त्म कर रखा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको हमारे से टर्म 2 का SST का सिलेबस भी पढ़ना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं ये SST का सिलेबस शुरू करने वाला हूँ 20 दिसंबर से। मतलब जैसे ही हमारा ये जो 13 चैप्टर है, इसके बाद जो होगा बायोलॉजी का, उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा SST, वो भी हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, मतलब जितने भी इकोनॉमिक्स जितने भी है ना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो MCQs है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलिए गाइज, अब हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्स। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर किसी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, जैसे वो सीधे सीधे जा रही है, हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है ना, तो हमने क्या चीज़ लगाई होगी, हमने यहाँ पे फोर्स लगाई होगी, तभी तो वो गाड़ी एकदम ऐसे चली गई है ना, ऐसे ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक है, तो अगर हम किसी गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो हम उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तब वो गाड़ी रुक जाएगी या अपनी स्पीड कम कर देगी। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग along द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, द फोर्स इज कॉल्ड द। तो हमें फोर्स का नाम बताना है। देखिए, मैंने आपको चैप्टर 8 में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वो कौन सा फोर्स जनरेट करता है अपने में, वो लगाता है हमारा सेंट्रीपिकल फोर्स। देखो, अगर आपको सेंट्रीपिकल फोर्स याद नहीं होता ना, तो आपको मैं एक वो बताता हूँ कि मतलब एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, सेंटर दोनों में आ रहा है, मतलब दोनों में आ तो रहा है पर यहाँ पे आई आ रहा है, तो सेंटर और सेंट्री ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो इसको याद कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया हमारा बी। ठीक है, देखते हैं, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रिपिकल फोर्स। तो ये देखो, जो हमने अभी ऊपर समझा था ना, वही हमसे नीचे पूछ रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने मून का, देखो मून का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम मून जो है हमारे अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो वो कौन सा फोर्स जनरेट कर रहा होगा, वो भी तो सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है, तो वो कौन सा कर रहा होगा, सेंट्रीपिकल फोर्स। यहाँ पे लिखा है तो सेंट्रीपिकल फोर्स इज ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू आएगा हमारा आंसर। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, @ बन गया, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ देयर वॉज नो सेंट्रीपिकल फोर्स। अब यहाँ बोल दिया कि यहाँ पे एक फोर्स ही नहीं है, जो सेंट्रीपिकल फोर्स ही नहीं है, दैट द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। देखो, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहुत आसान बन जाता है। इसने बोला है कि ये सर्कुलर जो है ना, वो तो हमें नहीं लगाना है, ये वाला फोर्स तो नहीं है इसका आंसर। ठीक है, पर जो स्ट्रेट लाइन में, अगर वो मून स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वो कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, सिंपल सी बात है, वो स्ट्रेट ही जा रहा होगा अगर उस पर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का फोर्स लग रहा है तो। ठीक है, इसका आंसर तो हमें क्वेश्चन में ही मिल गया, तो इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट, सी। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन क्या कहता है, F = ma। ठीक है, अकॉर्डिंग द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। यहाँ पे अब मेरे से गलती हो गई, मैंने यहाँ पे ना डी ऑप्शन नहीं लिखा, सॉरी। डी ऑप्शन हमारा, सॉरी ये तो बी बन गया, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मास। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, अगर किसी एक्सेलरेशन जो है हमारा इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल, जैसे F जो है ऐसे लिखते हैं ना, M = A, तो अब आपको तो सिंपल आंसर ही पता लग गया, ये इन्वर्सली,
तो डायरेक्टली कौन प्रोपोर्शनल है? बताओ 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 गाइज, आपको तो बहुत अच्छी तरह बताया। ये अभी जो मैंने मास लिखा था वही है इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मास, ठीक है। सिक्स्थ क्या कहते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द, अगर किसी फोर्स को अट्रैक्शन मिल रहा है नीचे से, मतलब वो धरती से क्या है? अटैच है, अटैच है, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस पर कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो, अगर आपके 15 नंबर नहीं आए ना इसमें, तो आपको चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन है। पर इसमें शायद मैंने आपको कैपलर्स मोशन के भी थोड़े से दे दिए हैं प्रिंसिपल के, तो उनका मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आप अपने 18 में से मार्क्स कैलकुलेट करना। अगर आपके 18 में से 13 आए तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा है, आपको पढ़ने में मतलब थोड़ी साइंस अच्छी लगती है। अगर आपके बिल्कुल ही 10 है तो आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है, और जिनके 13 है उनको भी दोबारा पढ़ना है, रीड करना है एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पे भी एक ऑप्शन मिक्स हो गया, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया ऑल करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी इनकरेक्ट है। ऑल द प्लेनेट गो अराउंड द सन, सही बात है, सारे प्लेनेट अराउंड ही तो घूमते ना, ठीक है। द मून गोज अराउंड द, हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन ऑल दिस केस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग, हाँ ये भी सही है। कौन सी फोर्स लग रही है? यहाँ पे हमारी एपिथेलियल फोर्स लगती है, वो आपको आगे पता चलेगा, 11th में आता है एक। तो इसका जो डी ऑप्शन है ऑल करेक्ट, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो शायद अभी हम निकालते हैं 8th का, तो इसका डी आंसर ऑल करेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other object with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट डेफिनेशन है। पहली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? कोई दूसरी बॉडी कोई तीसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर वो दोनों साथ नहीं जाते, क्योंकि उनको एक बड़ी फोर्स नीचे को खींचे जिसका नाम होता है ग्रेविटी। और उन दोनों जो फोर्स लगती है उन पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास का 2x, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। आपको पहली वीडियो देखनी चाहिए, वैसे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो थी। तो इसका आंसर है करेक्ट, ट्रू। 9th देखते हैं, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आप पहले सोचो कि अगर कोई भी लाइन जॉइनिंग द सेंटर, मैंने आपको एक बताया था ना रेड लाइन, और ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई भी लाइन, मैंने एक बार आपको ब्लू और रेड ऑब्जेक्ट से बताया था ना, शायद वो भी पहली वीडियो थी। अगर वो दोनों की जो लाइन को मैं आपको येलो से बताता हूँ, जैसे इनके सेंटर से और इसके सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचे, तो ये कौन सी फोर्स लगती है? ये लगती है हमारी ग्रेविटी, ठीक है। मैंने आपको ये पहली वीडियो में बता रखा है। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फोर्स तो मैं आपको ये तीनों ही समझा देता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स ये सब कब लगती है? मैग्नेटिक फोर्स लगती है नॉर्थ में, साउथ में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप मैग्नेट से खेलते हो तो जो पॉजिटिव होता है वो क्या करता है? रिपेल करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? ये होती है आपकी जो ऑर्बिट लगाता है हमारी धरती पे, ठीक है। तो ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। इसका आंसर है बी, बिल्कुल करेक्ट। अब देखते हैं हमारे 10th, द ऑर्बिट ऑफ a planet is with the sun at one of the foci मतलब फोसी का मतलब होता है फोर्स। उनमें कौन सी? अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है वो, एलिप्टिकल, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट लगाता है सन, वो सब उनको मिला के वो कौन सा फोर्स होता है? एलिप्टिकल। अब 11 देखते हैं, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप
एंड द सन स्वीप डैश एरिया इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब देखो आपको ये क्या करना है, ये कैपलर्स, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कैपलर्स लॉ के बनेंगे, कैपलर्स लॉ के बनेंगे। तो यहाँ पे आपका कैपलर लॉ आ गया। देखो ये कहता है जो सन है वो हर प्लेनेट पे एक लाइन ज्वाइन करता है ना, करता है। तो जैसे अगर हम हर प्लेनेट पे एक एक लाइन ज्वाइन करें तो इनके बीच का जो एरिया होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। जो यहाँ पे ये डैश छोड़ा है ना, यहाँ पे आएगा इक्वल, इसका आंसर है बी, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपको 10th में पढ़ने को मिलता है ज़्यादा सर, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जो सन के सामने जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, और जो टाइम होगा वो भी इक्वल लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 12th द क्यूब, और ये भी आगे देखो मैंने आपको बोला ना। अब यहाँ पे एक, सॉरी गाइज, यहाँ पे जो बी है वहाँ पे आएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं क्या लिखा है। जो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस को हम क्यूब में लेते हैं, वो बराबर होता है टाइम के स्क्वायर से। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। मैं भी आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसका आंसर है स्क्वायर, जो मैंने अभी जस्ट लिखा है। आप तो बहुत समझदार हो, आपको तो पता ही होना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने जो बताया ना आपको फॉर्मूला, यही इसका आंसर है। जो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 13 द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय, जो बड़ा जी है ना वो किसने फाउंड करा था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हेनरी कैंडिश ने। इसका आंसर है हेनरी कैंडिश, कैवेंडिश। ठीक है, थोड़ा बोलने में मुश्किल है। अब ये आपका होमवर्क, ये आपको अभी सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, 15 देखते हैं द लॉ इज यूनिवर्सली इन द सेंस दैट इज एप्लीकेबल ऑफ ऑल द बॉडीज whether the bodies are being or small, big or small, whether they are celestial or terrestrial। तो ये बिल्कुल ही सही 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 क्या होगा, सही नहीं या सही है, इसका आंसर है बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या कहता है, एप्लीकेबल ऑल सब बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, चाहे वो सेलेस्टिकल में हो चाहे वो टेरेस्ट्रिकल में हो, सबका लिए लॉ जो है यूनिवर्सल वो बराबर है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब ये आपको बताते हैं, देखो इफ द डी गेट बिगर बाय अ फैक्टर ऑफ 6, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फोर्स का फॉर्मूला Gm1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर। अब यहाँ पे d हमें दे दिया है, ये तो यहीं पे ऐसे आ जाएगा, d दे दिया है c का स्क्वायर, तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 36 को, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन, क्योंकि 1 और 6 स्क्वायर क्या बनता है 36 ही तो बनता है। बिल्कुल सही है आंसर, इसका नंबर c, तो इसका आंसर है c। अब देखते हैं हमारा 17, और हमारे बचने वाले हैं बस 3 ही बाकी। तो आई होप ये थोड़ी वीडियो लंबी बननी होगी, कम से कम 15, 16, 17 मिनट की बनेगी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना सच एज द फोर्स दैट बीन्स अस द अर्थ। कौन सा ग्रेविटेशनल, देखो यहाँ बताने कौन कौन सी लाइन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहली लाइन तो बिल्कुल सही है कि अर्थ से हमें ग्रेविटेशन फोर्स ही जोड़ के रखते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो घूमता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के घूमता है। द मून ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये भी बिल्कुल सही है। और द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, जो टाइड उठती है वो मून के कारण ही उठती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल सब सही है, तो इसका आंसर है 5th। ठीक है, यहाँ पे पेन नहीं पहुँच रहा। तो अब देखते हैं हमारा 18th, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बिना कोई फोर्स के नीचे गिर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो वो हमारा फ्री फॉल होता है। इसका आंसर है ए। यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा, हाँ ठीक है, इसका आंसर है ए। अब देखते हैं हमारा क्या कहता है ये
यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ मैं गाइस, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड होता है क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन, ओ गाइस सॉरी, यहाँ पे 20 है, ये मतलब लास्ट बचा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी इज डिनोटेड बाय, ये भी आपका होमवर्क ब्रो, होम वर्क। इसके आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। मैंने आपको कौन कौन से दिए, रुको मैं एक बार देख लेता हूँ। एक तो 20th है और एक है हमारा 14th, हाँ 14th, ये है 20 और आपका 14 का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। देखते हैं किसका सही जाता है, जिसका सही होगा मैं उसको हर्ट दूंगा जो हम देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको दबा कर करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि पढ़ना है भी तो हमें साइंस और एसएसटी, तो सब्सक्राइब करना और इसको शेयर बहुत करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है गाइज। तो थैंक यू।